हेलो एवरीवन, मैं हूं अपर्णा अवस्थी और हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब मूल कर्तव्य। ये पार्ट 4 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, आर्टिकल 51 कैपिटल ए में। पिछली बार मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल जब मैं पढ़ा रही थी तो एक उसमें से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मैंने 51 की जगह 51 कैपिटल ए लिख दिया था उसमें। तो याद रखिएगा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो आपके आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक दिए हुए हैं, ठीक है। 36 से लेकर 51 तक। उसके आगे जो 51 ए है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो कि पार्ट 4 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं ये कहाँ से सबसे पहले लिया गया है। ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इसको रशिया से लिया गया। दूसरा है कि ये डीपीएसपी, जिस तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके जस्टिशिएबल नहीं होते, मतलब आप उनको कोर्ट में जा कर के इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं, उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ऐड किया गया था। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर। फिर उसके बाद आता है एक और ड्यूटी ऐड की गई थी, मतलब जो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्यूटीज़ ऐड की गई थी वो कितनी थी? 10 ड्यूटीज़ थी, ठीक है। लेकिन एक और ड्यूटी ऐड की गई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, ठीक है। और वो कौन सी थी? 51 कैपिटल ए सब क्लॉज के, ठीक है। तो अब टोटल कितनी ड्यूटीज़ हैं? 11 ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। और ये जो ड्यूटीज़ हैं ये आपकी सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के ऊपर, मतलब सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल है। ये पर्सन्स नहीं लिखा है ना यहाँ पे, तो दैट मीन्स कि नॉन सिटीजन्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि आर्टिकल 51 कैपिटल ए में दी हुई हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मतलब ये ड्यूटीज़ किसके ऊपर इम्पोज की जा रही हैं? सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स पर। जो इंडिया के जो भी सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उन्हीं का यह कर्तव्य होगा कि क्लॉज ए क्या कहता है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करना है प्रत्येक नागरिक का, ठीक है। यह कर्तव्य है। दूसरी ड्यूटी क्या है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये ड्यूटी ऐड करने का रीज़न क्या था? क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली है उसके लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो अगर हम उसे भूल जाएंगे तो हमें जो फ्रीडम मिली है हम उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। तो हम उसे फॉर ग्रांटेड ना लें, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को अपने हृदय में संजो कर रखें, है ना। चेरिश करें, मतलब हम उनको अच्छे से अपने पास एक प्रेरणा की तरह रखें कि हम प्रेरित हों उससे कि हमारे देश में आज़ादी के लिए इतना सारा स्ट्रगल किया गया और हमें भी उसको क्या करना चाहिए? उससे इंस्पायर होना चाहिए, ताकि हम अपनी आज़ादी को क्या ना करें? फॉर ग्रांटेड ना लें, ठीक है। फिर क्लॉज सी क्या कहता है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ठीक है। फिर क्या है? फोर्थ आपका क्लॉज डी क्या कहता है? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, मतलब देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। मतलब हम लोग की ये ड्यूटी है। अगर कल को ये जो डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस है, जब भी बुलाया जाएगा ना, कि अगर कल को कोई आपातकाल की स्थिति आ जाती है, इमरजेंसी की कोई स्थिति आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल वॉर हो गई, तो हम में से किसी भी व्यक्ति को बुलाया जा सकता है कि आप भी क्या करें? इस वॉर का हिस्सा बने और यहाँ पर अपने देश की रक्षा करने के लिए इस जो भी युद्ध है उसमें शामिल हो। और तब हमें क्या करना होगा? हमें उसमें शामिल होना होगा, ठीक है। फिर क्या है? क्लॉज ई क्या कहता है? टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, मतलब
जो आपका क्लॉज ई है वो क्या कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। ठीक है, तो इसमें आप जो ये आपका ये काफ़ी बड़ा है, इसमें आप जो पॉइंट है वो याद रखिएगा। हार्मनी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड की बात हो रही है यहाँ पर, और क्या क्या, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक या रीजनल या सेक्शनल डाइवर्सिटीज़, मतलब जी जितनी भी आपकी भिन्नता और इन सब की बात हो रही है ना, कि जो भी भेदभाव, भिन्नता, इन सबको हमको कैसे टैकल करना है, उस चीज़ की बात कहाँ पर हो रही है, क्लॉज ई में। और वहीं पर विमेन की, मतलब स्त्रियों की जो भी डिग्निटी है उसको, उसके सम्मान के लिए हमको क्या करना चाहिए कि ऐसी प्रथाओं को हमें त्याग करना होगा जो उनके सम्मान के विरुद्ध हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपकी कहाँ पर की गई है, क्लॉज ई में। फिर क्लॉज एफ क्या बात करता है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, मतलब हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। तो हमारा बहुत जो हेरिटेज है हमारा जो, वो बहुत रिच है, हमारा जो कल्चर है वो भी बहुत रिच है। आप देखोगे क्या कहते हैं, आपकी जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हमारे कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। हमारी हेरिटेज काफ़ी रिच है, तो हमें क्या करना होगा, वो रिच तभी रहेगी ना जब हम उसे वैल्यू करेंगे, जब हम उसकी रक्षा करेंगे, तभी तो वो बनी रहेगी ना हमारे पास। तो ये भी हमारी एक ड्यूटी है। क्लॉज एफ कहता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। क्लॉज जी बात करता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, मतलब जो भी हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उस जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करना और उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। तो मतलब इसमें आपका क्या क्या इंक्लूड हो गया, पहला तो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड हो गया कि हमें उसको प्रोटेक्ट भी करना है और उसको इम्प्रूव भी करना है। और उसमें क्या क्या इंक्लूड है, आपका फॉरेस्ट इंक्लूड है, लेक्स इंक्लूडेड हैं, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, ये सब इंक्लूडेड है। और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, मतलब जो भी प्राणी मात्र हैं, जो भी प्राणी हमारे आसपास हैं, हमें क्या करना होगा, चाहे वो ह्यूमंस हों या फिर इंसेक्ट्स हों या फिर एनिमल्स हों, हमें क्या, जो भी लिविंग हैं हमें क्या करना है, हमें उनके प्रति कंपैशन करना है, दया भाव रखनी है। ठीक है, फिर क्लॉज एच कहता है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो क्लॉज एच क्या बात कर रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। ठीक है, मतलब हमें अपने अंदर क्या करना होगा, साइंटिफिक टेम्पर लाना होगा, ह्यूमनिज्म की जो हमारी फीलिंग है ना उसको मतलब इंक्रीज करना होगा, बढ़ाना होगा। और क्या है कि हमारी जो इंक्वायरी और रिफॉर्म करने की जो स्पिरिट है, जो हमारी आत्मा है जिस चीज़ की बात करती है, जैसे बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं ना हमारे, आप देखोगे नेशनल मूवमेंट हुआ है, तो कंटिन्यूअसली हमारे यहाँ जो प्रथाएं थी, कुरीतियाँ थी, उनको ख़त्म ही किया जा रहा है। लगातार रिफॉर्म्स पे रिफॉर्म्स लाए ही जा रहे हैं और आज भी लाए जा रहे हैं। तो ये सब हमको क्या करना है, अगर आपको बेहतर बनना होता है तो आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा ना, अपने आप को सुधारना होता है हमेशा। हम लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं ना, दिन प्रतिदिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो भी आपका क्या है, आपका क्लॉज एच में 51 कैपिटल ए के क्लॉज एच में ये भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, क्लॉज आई बात करता है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, मतलब हमें क्या करना होगा कि सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी रक्षा करनी होगी और हमें क्या करना होगा, हिंसा से, मतलब वायलेंस से दूर रहना होगा। ठीक है, तो ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, किसमें, क्लॉज आई में। क्लॉज जे बात करता है to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement, मतलब जो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। ठीक है, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। ठीक है, तो ये क्या है कि हम अपने नेशन को, हम अपने राष्ट्र को कैसे और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। ठीक है, ये वहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो
इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी ज़िंदगी के जो भी इंडिविजुअल्स हैं, हमें जो भी सिटीजन्स हैं, उनको इंडिविजुअली, मतलब हम अपने क्षेत्र में, आप अपने क्षेत्र में, हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में क्या करने की कोशिश करे, एक्सेल होने की कोशिश करे, एक्सेलेंस लाने की कोशिश करे। तो क्या होगा फिर उससे हमारा जो राष्ट्र है वो बहुत सारी ऊंचाइयां छू सकेगा। ठीक है, तो ये भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है क्लॉज जे में। फिर उसके बाद क्या है, who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be ward between the age of 6 and 14 years। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि 6 वर्ष की आयु से लेकर के 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे उनके माता पिता, और अगर कोई वार्ड है मतलब प्रतिपाल्य लिखा गया है इसके लिए, उसका जो भी संरक्षक हो, ठीक है, तो उन्हें क्या करना होगा, उनको अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना होगा। ये उनका मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को 6 से 14 साल तक के बच्चे को क्या करें, उसको एजुकेशन के लिए क्या करें, अवसर प्रदान करें, अपॉर्चुनिटी दे इस चीज़ की कि वो अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो ये थे आपके 11 ड्यूटीज़। ये जो आपका के वाला पॉइंट है जिसमें बच्चे की एजुकेशन की बात की गई है, ये आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, ये आपकी 11वीं ड्यूटी है। अब छोटा छोटा से ऐसे याद कर लेते हैं एक बार, ये थोड़ा सा वरना आप भूल जाओगे, क्योंकि जो प्री में आपका पूछा जाता है ना, तो इसमें से कोई क्लॉज उठा के पूछ लेते हैं कि अच्छा ये किस क्लॉज में दिया हुआ है। तो ऐसे याद रखिएगा कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की बात हो रही है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, वो सबसे पहली ड्यूटी है। ठीक है, सेकेंड नंबर पर क्या आ रही है, जो हमारी नेशनल स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था ना, उसकी बात जहाँ पर हो रही है वो क्लॉज बी है। ठीक है, सी वाला क्लॉज किसकी बात करता है कि इंडिया की सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया आपका। चौथा याद रखिएगा हमेशा कि इसमें क्या होगा कि हमें अगर वॉर हो गई या कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो गई, इमरजेंसी हो गई कोई भी, तो हमें क्या करना होगा, अपने देश की रक्षा करनी होगी, डिफेंड करना होगा। ठीक है, क्लॉज डी ये बात करता है। फिर क्लॉज ई किस चीज़ की बात करता है, ब्रदरहुड की। ठीक है, और जो प्रैक्टिसेस जो भी डेरोगेटरी है विमेन के लिए, उनको खत्म करने की बात करता है क्लॉज ई। ठीक है, क्लॉज एफ क्या बात करता है कि हमारा जो हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है, तो हेरिटेज और कल्चर की बात जहाँ पे हो रही है वो कौन सा क्लॉज है, क्लॉज एफ। ठीक है, क्लॉज जी किस चीज़ की बात करता है, एनवायरनमेंट की। ठीक है, फॉरेस्ट, लेक वगैरह, ये सब क्लॉज जी में दिया हुआ है। क्लॉज एच क्या बात करता है, साइंटिफिक टेम्पर की। ठीक है, जो भी साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तो ये क्लॉज एच में दिया गया है। ह्यूमनिज्म से याद रखिएगा क्लॉज एच। ठीक है, आई में दिया हुआ है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब हमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये आई में दिया हुआ है। ठीक है, आई मतलब मेरी। ठीक है, प्रॉपर्टी किसकी होती है, मेरी, राइट, तो उससे आप याद रखिएगा कि आई में प्रॉपर्टी दिया हुआ है। ठीक है, और हिंसा नहीं करनी है। फिर जे किस चीज़ की बात करता है कि हमें एक्सेल होना है अपनी लाइफ में। तो याद रखिएगा लास्ट जिससे जो सेकंड है, मतलब लास्ट वाली तो आपको याद रहेगी के, और ए भी याद रहेगी, तो लास्ट से जो सेकंड है वो किस चीज़ की बात करता है, एक्सेलेंस की, कि मतलब हम क्या करें, हम अपने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। ठीक है, के किस चीज़ की बात करता है, के तो आपको पता ही है, 6 से लेकर 14 ईयर्स के बच्चे की एजुकेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो क्लॉज के याद हो गया, जे याद हो गया, जे में क्या है, एक्सेलेंस की बात हो रही है। ठीक है, आई इससे थर्ड, लास्ट से थर्ड क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी, और आई मैंने बताया था ना, प्रॉपर्टी मेरी है। ठीक है, मेरी मतलब आई, राइट, तो आई में क्या है, प्रॉपर्टी की बात हो रही है। एच में क्या है, एच फॉर ह्यूमनिज्म याद रखिएगा। ठीक है, जी से आप कैसे याद रख सकते हैं, मतलब जी ऐसे याद रख लीजिएगा कि नेचुरल इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, पर्यावरण। फिर उसके बाद क्या है, एफ में हेरिटेज की बात हो रही है, कल्चर की बात हो रही है। ठीक है, ई में याद रखिएगा 5th नंबर पे जो है वो हमारी 5 उंगलियां होती हैं ना, जो एक साथ होती हैं, तो ब्रदरहुड हो गया। ठीक है, मतलब जो हमारी हार्मनी और ब्रदरहुड की बात है कहाँ पर, क्लॉज ई में। डी किस चीज़ की बात करता है कि अगर हमें अपने, डी फॉर डिफेंडिंग, मतलब हमें देश को डिफेंड करना है, तो वो आपका डी में आ गया। ठीक है, सी में आपका यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेंटी। देखो CABC 3rd नंबर पे आता है ना, तो 3rd नंबर पे याद रखिएगा जहाँ पर सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया दिया हुआ है, वो क्या है आपका सी। ठीक है, फिर बी में आपका याद रखिएगा कि हमारा जो नेशनल स्ट्रगल है उसकी बात हो रही है। ठीक है,
ए आपको याद ही रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का हमें सम्मान करना है, हमारा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप याद करिएगा। फिर आते हैं लॉज जो भी कि इनैक्ट किए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया था आपको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी, चूंकि ये इन्फोर्सेबल तो है नहीं, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो कोई लॉ बना करके इनको इन्फोर्स भी कर सकता है, ठीक है, चाहे वो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो या फिर आपके मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो कौन कौन से एक्ट्स पास किए गए, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ऐसे करके और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, ठीक है। आपका ये क्या कहते हैं, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, इस तरीके के आपके बहुत सारे एक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, और इसको अगर ना भी याद हो तो आप कोशिश करिएगा कि कर लीजिएगा याद। ये ऐसे जो न्यूमोनिक्स मैंने बताया उससे करके भी आप याद कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसे याद हो जाए तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक नंबर रहता ही रहता है, ठीक है। एक कोई भी क्लॉज इसमें से उठा के पूछ लेते हैं, मैंने काफ़ी एग्जाम्स लिए हैं तो उसमें मैं देखती हूँ ना, कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पार्ट से रहता ही है, ठीक है। तो इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा और इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।